नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दलों के नेता शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस पर रजत प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर सफाई देते हुए जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा है कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। भाजपा नेता गुरु प्रकाश ने कहा कि इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू ने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्री को भी शामिल किया है और उनका नाम है एन मोहम्मद फारूक। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल में जगह बनाई है। फारूक के साथ 24 मंत्रियों ने बुधवार को पीएम मोदी के सामने शपथ ली है। सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली, उसके बाद 24 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन मोदी के सामने हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में दो खास बातें हुई। एक तो नायडू ने मुस्लिम को मंत्री बनाया और दूसरा अपने बेटे नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया है। शरद पवार ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती थी। सरकार उनकी मदद से बनी है। इसका मतलब हुआ कि वह दिन चला गया जब एक व्यक्ति की सरकार रहती थी। इसका मतलब यह भी है कि मोदी की गारंटी जो हम सुनते थे अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के परिणाम ने दिखा दिया है कि ऐसा नतीजा विधानसभा चुनाव में भी आएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में भी नजर आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि धर्म संकट में फंस गया हूं, सांसद रायबरेली से रहूं या वायनाड से रहूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पीएम की तरह भगवान नहीं हूं, लेकिन मनुष्य हूं। केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं इस दुविधा में हूं कि मैं वायनाड का सांसद बनूं या रायबरेली का। मुझे उम्मीद है कि वायनाड और रायबरेली के लोग मेरे फैसले से खुश होंगे। उन्होंने आगे लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि नफरत को प्रेम ने और अहंकार को विनम्रता ने पराजित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने हमलों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक सुनाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की नई कैबिनेट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे परिवार मंडल कहते हुए एनडीए के उन मंत्रियों की लिस्ट जारी की है जिनके परिवार के सदस्य राजनीति पार्टियों में रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीड़ितों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी में इसे फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पूछा कि क्या पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने पूछा कि धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। उन्होंने सवाल किया
क्या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा, क्या मोदी आरएसएस चीफ के बयान के बाद मणिपुर का दौरा करेंगे? शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा, मैं एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि देश के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे से लोगों के मन में भारतीय संविधान को बदलने और आरक्षण हटाने को लेकर आशंका पैदा कर दी। इसी वजह से गड़बड़ हुआ है। याद दिला दें कि पीएम मोदी ने ही सबसे पहले 400 पार का नारा दिया था। उन्होंने खुद मंच से ये नारा लगाया था। मुंबई में सीएसीपी की एक बैठक के दौरान शिंदे ने कहा, 400 पार के नारे के कारण लोगों ने सोचा कि भविष्य में संविधान बदलने और आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। विपक्ष की झूठी कहानियों के कारण हमें कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ। हमें महाराष्ट्र में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दक्षिण कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार की सुबह श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लग गई। इसमें कई भारतीय सहित कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। 50 से अधिक लोग झुलसने या घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रह रहे थे, जो एक कंपनी में कर्मचारी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दर्जनों लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आग से निकलने वाले धुएं के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना जासूसी मामले में 1200 फोनों की टैपिंग का मामला सामने आया है। सरकारी एजेंसी ही इतने लोगों पर नजर रख रही थी। इसकी जांच रेवंत रेड्डी की सरकार ने करवाई है। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट से पता चलता है कि 1200 से ज़्यादा फ़ोन टैप किए गए हैं और आरोपियों ने स्टोरेज डिवाइस को नुकसान पहुंचाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। चार्जशीट में कई बड़े अफसरों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के किसी नेता का नाम भी नहीं है। फोन टैपिंग का मामला बीआरएस की सरकार में ही सामने आया था। 12वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून को शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाले विशेष संसदीय सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चयन करेगी। इस सत्र से पहले 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे या लोकसभा की अपनी सदस्यता की पुष्टि करेंगे। इसके बाद सदन के स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।